स्वाभिमान संगठन के अध्यक्ष चौधरी लाल सिंह ने एक इनिशिएटिव लिया और वो इनिशिएटिव एक सेमिनार की शक्ल में था, जिस सेमिनार में जम्मू के ऑपोजिशन के कुछ लीडर्स को एक ही स्टेज पर आज जम्मू के ही लोगों ने देखा। अगर बात की जाए, एजेंडा इस सेमिनार का था मिशन टू यूनाइट जम्मू, और इस मिशन टू यूनाइट जम्मू के एजेंडे के साथ इस सेमिनार में स्टेज शेयर किया कांग्रेस के रमन भल्ला ने, जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के अध्यक्ष हर्षदेव सिंह ने, उसके अलावा इंडिपेंडेंट तरनजीत सिंह टोनी जो कि पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर थे, वो भी वहां पर मौजूद थे, एडवोकेट ए के सानी वहां पर मौजूद थे, और जेसीसीआई के जनरल सेक्रेटरी गौरव गुप्ता भी इस सेमिनार में शामिल थे। क्या ये एक कोशिश, जैसे कि एजेंडा में बताया गया, मिशन जम्मू को यूनाइट करने का है या फिर मिशन है ऑपोजिशन को यूनाइट करने का? इस पर बातचीत करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ हैं स्ट्रेट लाइन के मैनेजिंग एडिटर सैयद जुनेद हाशमी। तो सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि कैसे देखते हैं इस इनिशिएटिव को, इस सेमिनार को? देखें, चौधरी लाल सिंह डोगरा स्वाभिमान संगठन के चेयरमैन हैं। उन्होंने मिशन यूनाइट जम्मू के नाम से इस सेमिनार को ऑर्गेनाइज किया। इस सेमिनार की कामयाबी ये है कि जम्मू में कांग्रेस के नेता रमन भल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व नेता और इस समय इंडिपेंडेंट डीडीसी काउंसिलर तरनजीत सिंह टोनी, जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के हर्षदेव सिंह और उसके अलावा अन्य कुछ और पॉलिटिकल पार्टीज के लोग पहली बार एक प्लेटफॉर्म इन सब लोगों ने शेयर किया। शुरुआत अच्छी है, शुरुआत इन्होंने की है। अच्छा, अब ये जो आज शुरुआत हुई है, इस सेमिनार से जो शुरुआत हुई, इस सेमिनार में क्या बातें हुई? मैं भी सेमिनार में बैठा हुआ था। मैंने जो कुछ वहां पर सुना, उसको सुनने के बाद दो चीजें तो बहुत साफ हैं कि क्या विपक्ष जम्मू में इकट्ठा हो पाएगा, तो और विपक्ष जम्मू में कौन है, और जिस समय चौधरी लाल सिंह ने ये न्योते बांटे, उन्हें एकजुट जम्मू का ख्याल क्यों नहीं आया? जिस समय उन्होंने ये न्योते बांटे और अन्य कई छोटे छोटे, सीपीआईएम का ख्याल क्यों नहीं आया, जनता दल यूनाइटेड का ख्याल क्यों नहीं आया, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का यहां पर यूनिट है उसका ख्याल क्यों नहीं आया, आम आदमी पार्टी का यूनिट है यहां पर उसका ख्याल क्यों नहीं आया? हो सकता है जब हम ये सवाल पूछें तो वो ये कहें हमें समय नहीं मिला, बहुत थोड़े समय में हमने सारा सेमिनार ऑर्गेनाइज किया था, तो इसलिए हम इन सबको ऑर्गेनाइज नहीं बुला सके, लेकिन अगली बार हम इनको बुलाएंगे, इनको भी हम लोग न्योता देंगे, शायद ये सब कुछ सुनने को मिलेगा। लेकिन कांग्रेस के नेता रमन भल्ला जब वहां सेमिनार पर में हर्षदेव सिंह के साथ स्टेज शेयर कर रहे थे, तो क्या वो कांग्रेस की नेता के तौर पर गए थे? क्या उन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष से ये बात पूछी थी कि मैं इस सेमिनार में जाना चाहता हूं, तो क्या इसके लिए आपकी इजाजत है मुझे? क्या उन्होंने वहां से इजाजत ली थी? उसके बाद गुलाम नबी आजाद पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो जम्मू में थे। वो जम्मू संभाग की तरफ से पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, तो वो इस सेमिनार में नजर नहीं आए। उन्हें न्योता क्यों नहीं दिया गया? और उसके अलावा हम अगर बात करें तो रतनलाल गुप्ता, बेशक वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में है, ठीक है, बेशक नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर क्या विचार है चौधरी लाल सिंह का या हर्षदेव सिंह का, वो उनका अपना विचार है, लेकिन जब आप जम्मू की बात कर रहे हैं तो आपको उनकी बात भी सुननी होगी, वो चेहरे भी आपको अपने प्लेटफॉर्म पर लाने पड़ेंगे जो शक्लें हो सकता है आपको ना पसंद हो। क्यों लाने पड़ेंगे? क्योंकि जब आप चुनाव की बात, देखिए ये सब चुनावी समीकरणों को लेकर सब कुछ हो रहा है। जब आप चुनावी समीकरणों की बात करते हैं, आने वाले कल की बात करते हैं, जम्मू को आगे लेकर जाने की बात करते हैं, तो आपको वो चेहरे भी अपने प्लेटफॉर्म पर लाने पड़ेंगे, उन लोगों को भी अपने प्लेटफॉर्म पर दावत देनी पड़ेगी, उन लोगों को भी शामिल करना पड़ेगा जिनके चेहरे हो सकता है वैसे आपको पसंद ना हो। मगर कुल मिलाकर, अच्छा, उसमें एडवोकेट ए के साहनी भी थे, जम्मू की सिविल सोसाइटी के एक बड़े इंपॉर्टेंट मेंबर हैं। अलग अलग इश्यूज के ऊपर मैंने बड़ी सारी उनकी वीडियोस देखी हैं, बहुत कुछ उनसे सीखने को मिलता है। मीडिया से जुड़ा हुआ कोई मसला हो तो उसमें भी वो बहुत सक्रिय होते हैं, वो भी वहां देखने को मिले, वो भी वहां पर मौजूद थे। गौरव गुप्ता जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से वहां पर गए हुए थे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो जम्मू के कारोबारियों का समूह है, उसके एक इंपॉर्टेंट मेंबर, पार्टी उस ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी इस प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए थे, उन्होंने इस प्लेटफॉर्म पर वो भी मौजूद थे। तो ये बड़ा सिग्निफिकेंट है, और कोई भी जो राजनीतिक दल है, तो मुझे नहीं लगता कोई राजनीतिक दल इसको हल्के में लेगा। बीजेपी वाले इस सेमिनार को हल्के में लेने की गलती ना करें। कोई राजनीतिक दल ये ना सोचे कि सेमिनार हो गया, थोड़े लोग आए थे, ज्यादा लोग नहीं आए थे। होता क्या है कि जब आप इस तरह के सेमिनारों को नॉन सीरियसली लेना शुरू करते हैं, तो विपक्ष की
एकता की जो शुरुआत होती है वो इन्हीं जैसे सेमिनारों से शुरू होती है। तो लाल सिंह ने कोशिश की, कोशिश में, और ये टेस्टिंग वाटर्स भी था कि आइए मैं देखता हूं कि अगर मैं आह्वान करूंगा, मैं लोगों को बुलाऊंगा, क्या लोग आएंगे। तो लोग तो आए, लोग पहुंचे वहां पर, और जो ये लोग आए हैं इन पर आगे हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल ये कि एक अच्छी शुरुआत है। और राजनीतिक तौर पर अगर मुझसे पूछें, पत्रकार के नाते पूछेंगे, तो बड़ा इंटरेस्टिंग समीकरण जम्मू में बनने जा रहा है। वो इसलिए बनने जा रहा है क्योंकि बीजेपी के मुकाबले में कोई ताकत नजर आ नहीं रही है। ठीक है, जो सच है कि बीजेपी के मुकाबले में कोई विपक्षी दल नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस के पास नेताओं की कोई कमी नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन की कमी नहीं है, लेकिन सक्रिय नहीं है, नजर नहीं आ रहे वो सड़कों के ऊपर। क्यों? वो कारण कांग्रेस वाले बेहतर जानते होंगे, लेकिन शुरुआत अच्छी है। वहीं अगर मिसिंग चेहरों की बात की जाए तो बात हुई मिशन टू यूनाइट जम्मू की जो एजेंडा था, लेकिन उसमें एंटायर जम्मू रीजन की रिप्रेजेंटेशन हो ऐसा भी देखने को नहीं मिला, क्योंकि डोडा, किश्तवाड़, भदरवा, राजौरी, पुंछ के जो इलाके हैं वहां से लीडर्स भी आए हों, सेमिनार का हिस्सा बने हों, वो भी देखने को नहीं मिला। नहीं, राजौरी से कुछ लोग आए थे, हो सकता है पुंछ से भी कुछ लोग आए होंगे, डोडा से भी कोई एक आधा आदमी आया होगा। वो स्टेज पर अगर नहीं थे तो उसका मतलब वो उसमें शामिल नहीं थे, ऐसा नहीं है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि जब आप जम्मू संभाग की बात करते हैं, जब आप जम्मू को यूनाइट करने की बात करते हैं, तो जम्मू की यूनिटी, जम्मू को इकट्ठा करने की बात तब तक मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक आप डोडा, बदरवा, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ, उधमपुर, रियासी, सांबा, कठुआ, इन इलाकों के उन इलाकों को भी रिप्रेजेंटेशन नहीं देते जिन इलाकों में खुद चौधरी लाल सिंह चलकर गए हैं और उनको मालूम है कि वो कितनी, उन इलाकों में रोड कनेक्टिविटी की कितनी प्रॉब्लम है, बिजली की कनेक्टिविटी की कितनी प्रॉब्लम है, पानी की कनेक्टिविटी की आज भी कई इलाके हैं जिनमें डेवलपमेंटल इश्यूज बहुत ज्यादा हैं। तो उन इलाकों को आप जब यूनाइटेड जम्मू की बात करेंगे तो आपको जब आगे बढ़ना होगा तो आपको इन सारे इलाकों को रिप्रेजेंटेशन देनी होगी, इन इलाकों की बात सुननी होगी और इन इलाकों को भी साथ लेकर चलना होगा। क्योंकि आप यूनाइटेड जम्मू की जब बात करते हैं तो यूनाइटेड जम्मू का मतलब क्या है? यूनाइटेड जम्मू का नेता कोई हो सकता है, फेस कोई भी हो सकता है, फेस बसोली का कोई आदमी हो सकता है, यूनाइटेड जम्मू का फेस कोई कठुआ का आदमी हो सकता है, यूनाइटेड जम्मू का चेहरा जम्मू का कोई आदमी हो सकता है, डोडा का कोई आदमी हो सकता है, राजौरी पुंछ का कोई आदमी हो सकता है, नेता कोई भी हो सकता है, लेकिन टीम में आपको सभी लोगों को लेना होगा, टीम में आपको सभी लोगों को साथ लेकर चलना होगा, तब जाकर आप यूनाइटेड जम्मू की या मिशन यूनिटी ऑफ जम्मू, तब जाकर आप इस मिशन को कामयाब कर पाएंगे। तो आप जब तक इन इलाकों की रिप्रेजेंटेशन आपके इन प्लेटफॉर्म्स पर नहीं होगी, जब तक आप इन इलाके के लोगों को बुलाकर इनकी बात नहीं सुनेंगे। और एक और चीज मैं आपको बताऊं, जो चीज देखने को वहां मिली वो ये थी कि वहां पर जब अलग अलग लोग भाषण दे रहे थे तो भाषण में ये सुनने को मिला कि जी कश्मीर को ये मिल गया तो फिर हमने लड़ाई लड़ ली और हमने फिर जम्मू को ये दिलवा दिया, कश्मीर को ये मिल गया फिर हमने लड़ाई लड़ी और फिर हमने जम्मू को ये दिला दिया। इस वक्त केंद्र की में जितनी भी सरकारें रही हैं उन सभी सरकारों ने जो कुछ दिया है कश्मीर को दिया है, हमें कुछ नहीं दिया है। हमें जम्मू को बचाने के लिए और जम्मू को आगे ले जाने के लिए लड़ाई लड़नी है। ये बात वहां को पर सुनने को मिली। बार बार मैं एक बात कहता रहा हूं पत्रकार के नाते कि कॉम्पिटेटिव ये जो क्या कहते हैं, ये रिएक्शनरी पॉलिटिक्स जो है कि आपने कश्मीर को ये दिया तो हमको ये दे दीजिए, ये इस काम को बंद करना पड़ेगा। बंद इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि अब आपको अपना एक नैरेटिव तैयार करना है, आपको ये अब तैयार करना है, ये प्रोग्राम आपका होना चाहिए कि हमको यहां से आगे जम्मू को कैसे लेकर जाना है। कश्मीर को क्या मिल रहा है मिलने दीजिए, ठीक है, लेकिन आपको अब कल कश्मीर का एयरपोर्ट जो है, श्रीनगर एयरपोर्ट को मेजर एयरपोर्ट डिक्लेयर किया गया और मेजर एयरपोर्ट की कैटेगरी में वो आता है, हो गया डिक्लेयर, बिकॉज वहां से इंटरनेशनल उड़ानें उड़ रही हैं। तो रिएक्शनरी पॉलिटिक्स है कि जम्मू को भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाओ, नहीं। पॉलिटिक्स ये होनी चाहिए कि आप जम्मू में अगर एक एयरपोर्ट है तो एक एयरपोर्ट से हमें कितना इकोनॉमिक फायदा हो रहा है, इकोनॉमिकली हम लोगों को कितना फायदा हो रहा है, हमको जम्मू में और क्या कुछ चाहिए जिससे हम जम्मू रीजन को और ज्यादा मजबूत और ज्यादा ताकतवर बना सकें। क्या हम किश्तवाड़ में एयरपोर्ट बना सकते हैं? क्या कठुआ में पॉसिबिलिटी है कि एक और एयरपोर्ट बन जाए? क्या ये संभव है कि किश्तवाड़ में एक एयरपोर्ट बन जाए और किश्तवाड़ में एक एयरपोर्ट बनने के बाद वहां पर नाइट लैंडिंग फैसिलिटी हो? लोग किश्तवाड़ से भी श्रीनगर अनंतनाग जा सकते हैं, लोग किश्तवाड़ से भी अलग अलग इलाकों में जा सकते हैं। आप जब कठुआ पहुंचते हैं, कठुआ से आगे आप अगर देखेंगे हिमाचल अगर आपको जाना है तो क्या वहां पर हम कोई इस तरह की, वहां पर क्या चीजें हम बनाएं,
क्या कुछ पॉसिबिलिटीज हम एक्सप्लोर करें जिससे हम कठुआ के टूरिज्म को आगे लेकर जा सकें, बसोली के टूरिज्म को आगे लेकर जा सकें। तो आपका जो एजेंडा है, जो विजन है, उसमें ये सब चीजें जब तक होंगी नहीं, तब तक आप अगर यूनिटी की कोशिश करेंगे भी तो मुझे नहीं लगता कि आप जम्मू को यूनाइट कर पाएंगे, जम्मू को इकट्ठा कर पाएंगे। और आपको यह भी समझना होगा कि आप जिस यूनिटी की बात करते हैं, उस यूनिटी का एक मकसद यह भी है कि आपको पॉलिटिकल बेनिफिट भी उससे डिराइव करना है। इसी पर आपसे जानना चाहूंगी कि आपका अपना एनालिसिस क्या कहता है कि क्या ये मिशन टू यूनाइट जम्मू नजर आया या फिर मिशन टू यूनाइट ऑपोजिशन नजर आया? क्योंकि अगर जम्मू की ही बात करें तो जम्मू की बात करने वाले बड़े लीडर्स जो हैं वो तो भारतीय जनता पार्टी में भी हैं, चाहे देवेंद्र सिंह राणा हो जिन्होंने जम्मू डिक्लेरेशन की बात की, या फिर श्यामलाल शर्मा हो जिन्होंने पहले जम्मू के हिंदू चीफ मिनिस्टर की बात की। और भी बहुत सारे लीडर्स हैं जो भारतीय जनता पार्टी में है लेकिन बात जम्मू की करते हैं। तो क्या आपको लगता है ये मिशन टू यूनाइट जम्मू था? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स को भी न्योता मिला भी अगर हो तो वो सामने नहीं दिखा, स्टेज पर वो नजर नहीं है। देखिए, एक पॉलिटिकल स्लोगन तो है, एक राजनीतिक स्लोगन तो है। आप जब यूनाइटेड जम्मू की बात करते हैं तो एक क्लैरिटी के साथ आपको यह बताना है कि क्या आप एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म तैयार करने वाले हैं। मुझे नहीं लगता कि जिन राजनीतिक दलों के नेता आज इस सेमिनार में थे वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के हैं, अलग अलग राजनीतिक दलों के हैं। उनकी राजनीतिक दल के तौर पर सोच बिल्कुल अलग है और उनकी राजनीतिक दल के तौर पर सोच अलग है। और इंडिविजुअली जब वो जम्मू की बात करेंगे, एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे, तो हो सकता है वो कोई और बात करें। लेकिन क्या इससे विपक्ष इकट्ठा हो जाएगा? असल में राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो अब आप श्यामलाल शर्मा और देवेंद्र राणा की बात नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो बीजेपी में जा चुके हैं और बीजेपी सत्ता में है। और जो सत्ताधारी दल होता है, सत्ताधारी दल के नेता विपक्ष का हिस्सा नहीं बन सकते। वो किसी प्लेटफॉर्म पर जाकर कोई ऐसी बात नहीं कर सकते जो बात पार्टी की आइडियोलॉजी, पार्टी की विचारधारा और पार्टी की सोच के खिलाफ जाती हो। तो देवेंद्र राणा, श्यामलाल शर्मा चाहकर भी इन प्लेटफॉर्मों पर अब नहीं जा सकते क्योंकि वो कांग्रेस के नेता नहीं है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, पीडीपी के नेता नहीं है कि आप चले जाएंगे कहीं पर भी और लोग क्या कहते हैं आपको पार्टी पूछेगी नहीं बाद में। नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी ये हुआ। देवेंद्र सिंह राणा ने डिलिमिटेशन कमीशन के सामने अपना एक मेमोरेंडम पेश किया। नतीजा ये निकला आज वो पार्टी छोड़नी पड़ी उनको और इस समय वो बीजेपी में है। तो बीजेपी में अनुशासन है, तो उस अनुशासन से अब आप बंधे हुए हैं। आप तो इस तरह के किसी प्लेटफॉर्म में जा नहीं सकते और आपको चौधरी लाल सिंह दावत देंगे वो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो भी जाहिर सी बात है राजनीति करने के लिए आए हैं। वो हम ये सोचें कि एक तो लोक सेवा तो जाहिर सी बात है कि राजनीति का काम ही होता है, लेकिन हम ये सोचेंगे वो राजनीति करने के लिए नहीं आए हैं, ऐसा नहीं है। वो एक राजनीतिज्ञ हैं, एक बड़े अच्छे पॉलिटिशियन हैं, मंजे हुए खिलाड़ी हैं। तो ये सोचना कि इसके पीछे राजनीति नहीं है वो गलत है। वो इसके पीछे राजनीति तो साफ तौर पर समझ में आती। लेकिन क्या रमन भल्ला इस प्लेटफॉर्म पर जब गए तो उन्होंने कहा मिशन यूनिटी ऑफ जम्मू को इकट्ठा करने की बात जब रमन भल्ला करते हैं तो क्या वो अपने प्रदेश अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर से पूछकर आए हैं कि जनाब जिस प्लेटफॉर्म पर मैं जा रहा हूं वहां पर बातें होंगी और बात होगी कि जनाब कश्मीर को यह मिल गया, हमें यह नहीं मिला, तो क्या उस चीज की इजाजत उनको वहां से मिली है? नंबर 2, रमन भल्ला कैसे बात करेंगे यूनिटी ऑफ जम्मू की? कल जब वो लोगों के बीच में जाएंगे और कहेंगे जनाब हम जम्मू को इकट्ठा करना चाहते हैं, तो वो जम्मू के वोटर जो कांग्रेस को इतने सालों से वोट देते आए वो उनसे जरूरी सवाल पूछेंगे कि जनाब आप ये बताइए, आपको सालों से तो वोट हम लोग दे रहे हैं लेकिन आपका अध्यक्ष कश्मीर घाटी से आता है। ये तो आपने वहां पर भी देखा, सेमिनार में ये सारी बातें हुई, लोगों के मनों में तो बात है कि भाई वोट हम देते हैं, अध्यक्ष जो है वो कश्मीर घाटी से आता है। तो जो कांग्रेस अभी तक जम्मू कश्मीर में जम्मू संभाग से प्रदेश अध्यक्ष नहीं दे पाई, उस कांग्रेस का नेता अगर मिशन यूनिटी ऑफ जम्मू के प्लेटफॉर्म पर बैठता है तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में तो मुझे लगता है वो बैठ सकता है, लेकिन राजनीतिक दल के तौर पर अगर आपको यह लगता है कि वो कश्मीर को छोड़कर बात करेंगे तो इसकी संभावनाएं बहुत कम है। क्या वो कांग्रेस छोड़ेंगे? इसकी संभावना भी बड़ी कम है। क्यों? उसका कारण यह है कि वो जानते हैं एकमात्र राजनीतिक दल जिसके पास आज भी वर्कर है, कार्यकर्ता है, चाहे पार्टी की स्थिति इस समय क्या है, डामाडोल है, कम है, वोट कम,
कैडर कांग्रेस के पास है। उसी का नतीजा है कि आपकी हिमाचल में जीत हुई है, उसी का नतीजा है कि आपने मंडी की लोकसभा सीट जीती है, उसी का नतीजा है कि अन्य कई और राज्यों में कांग्रेस की जीत हुई। 9 सीटें कांग्रेस ने टोटल जीती, असेंबली और लोकसभा मिलाकर। तो इसका मतलब कांग्रेस के पास कार्यकर्ता है, इसका मतलब लोग पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों से नाराज हैं, इसका मतलब लोग जो है कीमतें, ये जो महंगाई हुई है, महंगाई को लेकर सरकार से नाराज हैं। ये नाराजगी डेफिनेटली लोगों के बीच में है। इस नाराजगी को रिप्रेजेंट करने का काम विपक्ष का था, जिसमें विपक्ष असफल रहा है। लेकिन रमन भल्ला किसी दूसरे राजनीतिक दल में चले जाएंगे, वो कांग्रेस छोड़कर उनके पास एकमात्र ऑप्शन है वो बीजेपी है। उसका कारण यह है कि उन्होंने एक नेशनल पार्टी में एक लंबे समय से वो हैं और इसी नेशनल पार्टी में वो रहेंगे। मेरा अपना मानना यह है कि वो कांग्रेस में ही रहेंगे। और अगर विपक्ष की यूनिटी की हम बात जम्मू संभाग में करें, विपक्ष को इकट्ठा करने की बात हम जम्मू संभाग में करेंगे, यह ताकत केवल और केवल कांग्रेस के अंदर है। कांग्रेस के अलावा अगर कोई दूसरा दल यह सोचे कि वो विपक्ष को इकट्ठा कर पाएगा, उसके लिए ना तो उसकी ताकत है ना वो कर सकता है। वो क्यों? लेकिन क्या पॉसिबिलिटी है कि जो बाकी लीडर्स हैं, चाहे चौधरी लाल सिंह हो या हर्षदेव सिंह हो, उनकी कोई पॉसिबिलिटी है कि वो अपने अपने दल छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो जाएं, अगर बात जम्मू की करनी हो, अगर उनके पास चारा जो है एक पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव देने का कांग्रेस के अलावा कोई ना हो? ये जैसे मैंने आपको बोला, इट्स अ वेरी कंफ्यूज सिचुएशन। मैंने पहले ही आपको बोला, आप विपक्ष हैं, आपको विपक्ष को रिप्रेजेंट करना है यहां पर, और सिर्फ विपक्ष को आपको रिप्रेजेंट ही नहीं करना है, विपक्ष को लेकर आपको आगे चलना है, आगे बढ़ना है। अब यहां आपको यह बात अंडरस्टैंड करनी है, जब आपको विपक्ष को लेकर आगे बढ़ना है, जब आपको विपक्ष को लेकर आगे चलना है, तो जैसे मैंने आपको कहा कि जहां तक हम हर्षदेव सिंह की बात करें या हर्षदेव सिंह के अलावा अगर हम बात करें चौधरी लाल सिंह की, तो पहली बात तो ये कि इसकी संभावना बड़ी कम है। मुझे नहीं लगता कि चौधरी लाल सिंह दोबारा कांग्रेस में वापस जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपना एक संगठन बनाया, डोगरा स्वाभिमान संगठन, वो उसी में रहेंगे। डोगरा स्वाभिमान संगठन को बनाने के बाद जब आप एक नया पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, उस नई पॉलिटिकल पार्टी को बनाने के बाद आपको कार्यकर्ता ढूंढना पड़ता है, कन्विंस करना पड़ता है अपने कार्यकर्ता को कि भाई मैं उतना ही ताकतवर हूं जितना पहले था मैं। चौधरी लाल सिंह का एक इतिहास है, वो मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं 6 बार, उन 6 बार वो आए गए हैं, मंत्री रहे हैं, और 2 बार मतलब 2 बार तो मैंने अपने पीरियड में मतलब अपने इस जर्नलिज्म के कैरियर में मैंने उनको देखा। तो चौधरी लाल सिंह उधमपुर डोडा लोकसभा क्षेत्र के एमपी रहे हैं। अब उधमपुर डोडा लोकसभा क्षेत्र का एमपी रहने का मतलब इतनी सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के वो एमपी रहे, मगर उनको भी ये बात समझनी होगी कि जिस समय उधमपुर डोडा लोकसभा क्षेत्र के मेंबर पार्लियामेंट बने थे, डोडा का एमएलए कांग्रेस का था, बदरवा का एमएलए कांग्रेस का था, इंदरवाल का एमएलए कांग्रेस का था, किश्तवाड़ का एमएलए नेशनल कॉन्फ्रेंस का था, रामबन का एमएलए कांग्रेस का था, बानिहाल का एमएलए कांग्रेस का था, चिनैनी का एमएलए कांग्रेस का था, उधमपुर में जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी थी, रामनगर में जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी थी। उसके अलावा अब आप रियासी वाली साइड चले जाएं तो रियासी में उस समय रियासी में कांग्रेस थी। तो वो सारे डिस्ट्रिक्ट, जिन डिस्ट्रिक्टों से चौधरी लाल सिंह को वोट पड़ा है, उन सारे डिस्ट्रिक्टों में कांग्रेस बड़ी मजबूत थी। और इस समय भी अगर आप जम्मू संभाग को देखेंगे तो जम्मू संभाग में कांटे की टक्कर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में अभी भी कई कॉन्स्टिट्यूएंसियों में है। जम्मू संभाग, अब जब जम्मू डिस्ट्रिक्ट की हम बात करें, कठुआ डिस्ट्रिक्ट की बात करें, सांबा डिस्ट्रिक्ट की बात करें, यहां पे तो बीजेपी ने अपना संगठन बहुत मजबूत किया है। लेकिन राजौरी पुंछ की बात करें, वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, कांग्रेस भी है। आप डोडा, रामबन, किश्तवाड़ की बात करें, वहां कांग्रेस भी है, वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है। आने वाले कल में क्या हो मुझे नहीं पता, हो सकता है आने वाले कल में जो लोग आज कांग्रेस के साथ हैं वो किसी और पार्टी में चले जाएं, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई संभावना नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आज भी कांग्रेस एक मजबूत दल है जम्मू कश्मीर में, लेकिन सेंट्रल लीडरशिप के कमजोर होने के कारण, सेंटर में कंफ्यूजन और कियोस होने के कारण, और सेंटर में बीजेपी का चूंकि कांग्रेस मुकाबला नहीं कर पा रही है और सारा ठीकरा फोड़ती है। जैसे अभी आप हमसे एक पॉलिटिकल आदमी मिले, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जी कि देखिए जी, आप क्या कहते हैं, माइक लेकर कहीं भी चले जाते हैं, या ये करते हैं वो करते हैं। माइक वालों का कसूर नहीं है, माइक वालों का कसूर नहीं है। विपक्ष में जब भाजपा थी, भाजपा का भी यही हाल था। उनका जो कचिछौनी में दफ्तर है, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी तो कितने पत्रकार होते थे? 6, 7, 8 पत्रकार होते थे। आज तो कम से कम 100, 150, 200 पत्रकार होते हैं। और आज तो बीजेपी के अध्यक्ष का इंटरव्यू करने के लिए लोग भाग रहे होते हैं, फोन पे फोन को लगा रहे होते हैं कि भाई यार हमें इंटरव्यू दे दो। तो इस तरह की सूरत हाल इस वक्त बनी है। एक समय वो भी था जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का इंटरव्यू बहुत कम होता था, उनके साथ साक्षात्कार बहुत कम होते थे। यह भी एक इतिहास था। तो क्या उस समय बीजेपी ने गालियां दी मीडिया वालों को?
कि जनाब ये तो आप हमें कवर नहीं करते, माइक लेके हमारे पास नहीं आते। नहीं, द पॉइंट इज आपको ये समझना है, मंडी में आप जीते हैं, आपने हिमाचल में सीटें जीती, असेंबली की सीटें जीती हैं, तो यार आप तो कहते हो मीडिया में आपके खिलाफ जबरदस्त प्रचार चल रहा है, बिल्कुल आपको बोलने का मौका ही नहीं दिया जा रहा। आपको ये समझना होगा, देश टीवी कम देखता है, देश सोशल मीडिया के पेजेस को कम फॉलो करता है। आम आदमी आज भी भारत का आम जनमानस भारत का जो है, जो दिक्कतें जो परेशानियां आम आदमी की हैं, उन आम आदमी की परेशानियों से दुखी है, परेशान है, और वो चाहता क्या है, उन सबसे छुटकारा चाहता है। तो विपक्ष जब उन्हें अपने अंदर अपने ऊपर विश्वास ही नहीं है कि हम कुछ कर सकते हैं, ठीक है, और दूसरा जैसे विपक्ष को लेकर यह बात भी कही जाती है कि विपक्ष के कई नेता हैं जिनका सिटी स्कैन खराब है, जिनका ईसीजी अगर करो तो ईसीजी गड़बड़ है। तो जब आपका ईसीजी गड़बड़ है, जब आपका सिटी स्कैन गड़बड़ है, तो आप अपने गड़बड़ के चक्कर में जो है बाहर नहीं निकलते हैं और सारा दोष मढ़ते हैं मीडिया के ऊपर। लेकिन यहीं पर जो सेमिनार आज हुआ, जो लीडर्स आज एक ही स्टेज शेयर करते नजर आए, क्या पॉसिबल है कि वो अपनी कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियोलॉजीज के बावजूद भी एक यूनाइटेड फ्रंट जो है वो क्रिएट कर सके जम्मू में, जहां बात हो एंटायर जम्मू रीजन की? और क्या एक पॉलिटिकल अल्टरनेटिव के तौर पर ये सभी जम्मू के लीडर्स इकट्ठा होकर बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं जम्मू रीजन में? देखिए, जहां तक इन पॉलिटिकल लीडर्स का ताल्लुक है, रमन भल्ला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तो नहीं है, और अगर रमन भल्ला को नेता के तौर पर आंकना हो तो बहुत अच्छे नेता हैं, लेकिन नेता कहां तक हैं? क्या गांधीनगर के बाहर जम्मू ईस्ट से वो चुनाव लड़ सकते हैं? जम्मू वेस्ट से वो चुनाव लड़ सकते हैं? क्या नौशेरा से वो चुनाव लड़ सकते हैं? सुंदरबनी से चुनाव लड़ सकते हैं? क्या डोडा में रामबन से चुनाव लड़ सकते हैं? किश्तवाड़ से चुनाव लड़ सकते हैं? इंदरवाल से चुनाव लड़ सकते हैं? नगरोटा से चुनाव लड़ सकते हैं? या क्या वो इतने ताकतवर नेता हैं कि कांग्रेस के जो लीडर्स हैं डोडा में, बदरवा में, किश्तवाड़ में, इन नेताओं की कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर इनके कारण क्या कोई वोट पड़ने की संभावना है कांग्रेस के कैंडिडेट्स को? जब आप इसका आकलन करते हैं तो आपको जवाब यह मिलता है कि रमन भल्ला बेशक एक बड़े बेहतरीन नेता हैं, लेकिन अपने क्षेत्र और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर जब वो जाते हैं तो तब तक वो बड़े नेता नहीं कहलाएंगे जब तक पार्टी के अंदर उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी न मिले। जब पार्टी के अंदर आपको बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो उस जिम्मेदारी से होता क्या है? वो लोग बड़े सारे कहते हैं जम्मू के पास नेता ही नहीं है। मैं ये कहता हूं किसी को जिम्मेदारी देकर तो देखो, जब आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के बाद नतीजा क्या निकलेगा? वो नेता उसके बाद बड़ा नेता बनेगा, ठीक है। तो रमन भल्ला को वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास नहीं है। हर्षदेव सिंह का जहां तक ताल्लुक है, इस समय पैंथर्स पार्टी में बहुत बढ़िया वक्ता है पैंथर्स पार्टी के पास। मैं उनकी वीडियोस देखता हूं, मैं बड़ा प्रभावित होता हूं उनसे। बहुत खूबसूरत डोगरी में बहुत अच्छी बात करने वाले लोग जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के पास हैं। लेकिन पार्टी स्ट्रक्चर आप उधमपुर में देखे, बलवंत सिंह मनकोटिया निकल गए। बलवंत सिंह मनकोटिया के निकलने के बाद ये कहें कि पार्टी स्ट्रक्चर वहां पर है, तो मुझे लगता है कि ये सत्य को झुटलाना होगा। क्या हर्षदेव सिंह ने पार्टी के नेता के तौर पर बलवंत सिंह मनकोटिया को पार्टी में लाने की कोई कोशिश की? भाई, आप तो विपक्ष को तब इकट्ठा कर पाएंगे ना जब आप अपने घर में जो लोग आपसे पार्टी को बिखरने से जो लोग आपसे नाराज होकर पार्टी छोड़कर गए, जब आप उनको वापस पार्टी में लाएंगे, दोबारा शामिल करेंगे, तो आम जनमानस को लगेगा कि नहीं, अपोजिशन में लोग बड़े सिंसियर हो गए हैं, अब ये अपने घर को भी संभालने लगे हैं और ये कल हमें भी संभालेंगे। तीसरे नेता आपके वहां पर थे चौधरी लाल सिंह। इसमें कोई शक नहीं कि चौधरी लाल सिंह कश्मीर में भी लोग उनको जानते हैं, जम्मू संभाग में भी लोग उनको जानते हैं, उधमपुर डोडा लोकसभा क्षेत्र से वो एमपी रहे हैं, वहां पर भी उनका वर्चस्व है, वहां पर भी उनकी पहचान है। लेकिन उन्होंने नया अपना दल बनाया है, डोगरा स्वाभिमान संगठन। उसके बाद की परिस्थितियां क्या है? परिस्थिति यह है कि जब से डोगरा स्वाभिमान संगठन बना है, कोई भी बड़ा नेता अपनी पार्टी छोड़कर डोगरा स्वाभिमान संगठन में नहीं आया है। तो एक पॉलिटिकल रियलिटी आपको समझनी है कि जनता जो है, जनता देखती है कि कौन कहां गया। आज जनता सुनती है देवेंद्र सिंह राणा ने बीजेपी ज्वाइन की, तो वो कहती है हमारे पास तो कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है, ये तो सब लोग बीजेपी में जा रहे हैं, कुछ लोग और अगले 2-3 दिनों में बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो ये बात कि एक पॉलिटिकल रियलिटी को अंडरस्टैंड करना कि ये पॉलिटिकल रियलिटी है कि डोगरा स्वाभिमान संगठन को मजबूत करने का काम तब तक संभव नहीं है जब तक डोगरा स्वाभिमान संगठन में कुछ बड़े नेता, कुछ बड़े चेहरे पार्टी ज्वाइन नहीं करते। और वो कहां से होने चाहिए? वो डोडा से भी होना चाहिए, राजौरी, पुंछ, इन सब इलाकों से होना चाहिए। आप खुद को सीमित जब रखेंगे ना जम्मू, सांभा, कठुआ तक कि भाई मेरा क्षेत्र तो इतना ही है,
तो फिर बात बनेगी नहीं। आपको उधमपुर से भी लोग चाहिए, रामनगर से भी लोग चाहिए। लेकिन यहीं पर क्या पॉसिबिलिटी है अब इस यूनाइटेड ऑपोजिशन को देखते हुए कई सारे लीडर्स जो हैं वो चाहे एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का पार्ट ना बनना चाहे लेकिन वो इस यूनाइटेड ऑपोजिशन का पार्ट बनना चाहे, क्या उसकी कोई पॉसिबिलिटी नजर आ रही है? देखिए, मैं आपको पल्लवी जी बड़ी बेबाकी के साथ एक बात कहूंगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन कांग्रेस। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कांग्रेस के ऊपर है। कांग्रेस को अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ को समझना होगा। इस बात को पर कांग्रेस को पुनर्विचार करना होगा कि आप वोट तो जम्मू संभाग से लेते हैं, अध्यक्ष आपका कश्मीर से आता है। उन्हें जैसे थाने अब बांटे हुए ना, कि आप जब जाते हैं तो एक डिस्ट्रिक्ट आपको, हाँ जी कितने डिस्ट्रिक्ट हैं 4, लेकिन फिर आप जब थानों की पूछते हैं वो कहते हैं आपको पुलिस डिस्ट्रिक्ट है 5। एक डिस्ट्रिक्ट एग्जिस्टेंस में नहीं है लेकिन एक पुलिस का अलग डिस्ट्रिक्ट होता है। इसी तरीके से कांग्रेस को चाहिए कि जम्मू संभाग में उनका अध्यक्ष अलग हो और कश्मीर संभाग के लिए उनका अध्यक्ष अलग हो, ताकि वो कश्मीर पे फोकस करे और ये जम्मू पे फोकस करे, तब जाकर बात बनेगी। अगर आप ये सोचेंगे कि आज की इन बदली हुई परिस्थितियों में जहां एक मजबूत संगठन का मुकाबला आपको करना है, यानी आपको भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना है, जो संगठन 24/7 चलने, जिसके बारे में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि 24 घंटे 7 दिन 365 दिन चलने वाला संगठन है भारतीय जनता पार्टी। हम सोने वाले या क्या कहते हैं कि कुकुर मुत्ते की तरह अचानक चुनाव के समय जो पार्टियां बनती हैं, हम वो सब नहीं है। हम 24 घंटे 365 दिन और 7 दिन हफ्ते के 7 दिन चलने फिरने वाली पार्टी है। ये पार्टी बैठने वाली पार्टी नहीं है। तो जब आपको इस तरह की पॉलिटिकल पार्टी का, जो इस समय केंद्र में जिसकी सत्ता है और जिनके पास दल बल सब कुछ है, बल भी है, दल भी है और पैसा भी खुला है, अब इस तरह की इतनी मजबूत पॉलिटिकल पार्टी का अगर आपको मुकाबला करना है, आपका विचार ताकतवर होना चाहिए, आपको अपने विचार में पूरा यकीन होना चाहिए और उसके बाद आपको संघर्ष करने की हिम्मत होनी चाहिए। मैं तो बधाई देता हूं कांग्रेस के गुजरात का जो यूनिट है, इसलिए उनको बधाई देता हूं कि सबसे ज्यादा मजबूत अगर बीजेपी कहीं पर है तो गुजरात में है, लेकिन सबसे कांटे की टक्कर अगर पिछले चुनाव में कहीं पर बीजेपी को दी किसी ने, तो कांग्रेस की गुजरात यूनिट ने दी। ठीक है, यहाँ पर कांग्रेस के ही लीडर गुलाम नबी आजाद आपको क्या लगता है किस तरीके का रोल प्ले कर सकते हैं? देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री हैं गुलाम नबी आजाद। उनकी दिक्कत एक है पूर्व मुख्यमंत्री की कि उन्होंने अपने अलावा किसी लीडर को जम्मू संभाग में बड़ा लीडर बनने ही नहीं दिया। कांग्रेस के लीडर कहते हैं, ऐसा कांग्रेस के लीडर कहते हो, सत्य भी यही है। सत्य मैंने देखे, जो चीज सच है वो माननी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता गुलाम नबी आजाद ने श्यामलाल शर्मा, मदन लाल शर्मा, दोनों भाई बड़े मजबूत और बड़े ताकतवर नेता माने जाते थे। उन्हें अखनूर से बाहर कभी निकलने नहीं दिया। ठीक है, उप मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई तो उन्होंने ताराचंद का समर्थन किया, श्यामलाल शर्मा को, मदन लाल शर्मा को उन्होंने साइडलाइन कर दी। उसके बाद साइडलाइन को करते रहे, लगातार साइडलाइन करते रहे। जम्मू के दूसरे नेता रमन भल्ला का जहां तक ताल्लुक है, वो गुलाम नबी आजाद के करीबी हैं, लेकिन गुलाम नबी आजाद उनको भी प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए कोई सिफारिश करे, मुझे नहीं लगता वो करेंगे, जबकि उनको करनी चाहिए। इस समय कांग्रेस इज इन क्राइसिस अक्रॉस द कंट्री और केंद्र की जो इनकी लीडरशिप है वो बहुत कमजोर है। उस कमजोर लीडरशिप के चलते ही, उसी का कारण है कि जब हम यहां देखते हैं तो हमको मूलाराम नजर नहीं आता, हमको ताराचंद नजर नहीं आता, हमको अब्दुल मजीद वानी, गुलाम मोहम्मद सरूरी या शरीफ आजाद के बेटे हमें नजर नहीं आते। इसी तरीके से अगर आप रामनगर में चले जाएं तो कांग्रेस के नेता वहां से नजर नहीं आते, जुगल किशोर रियासी में नजर नहीं आते। ये सब लोग भी बड़े बड़े नेता अपने अपने कार्यकाल में, अपने अपने पीरियड में ये बड़े नेता रहे हैं सारे। तो इसका मतलब कांग्रेस के पास नेताओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन नेताओं को भी ये समझ आने लगा है कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर में सत्ता में आने के लिए सीरियस नहीं है। यदि ये सीरियस होती तो अभी तक क्लियर हो गया होता कांग्रेस की तरफ से कि उनका नेता जम्मू कश्मीर में कौन होगा, पार्टी को यहां लीड कौन करेगा, और उनके अध्यक्ष बन गए होते जम्मू संभाग से, कश्मीर संभाग के अध्यक्ष अलग होते। ये सारी चीजें कांग्रेस में हो गई होती। कोशिश तो करनी है आपने बीजेपी को के साथ, कोई कंपटीशन तो बीजेपी को देना है, वरना इस समय तो स्थिति ये है कि कल आप चुनाव करा लीजिए, जो लोग आज कहते हैं कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, वो भी कल बीजेपी को वोट देंगे, क्योंकि वो कहते हैं जी विपक्ष में तो कोई है ही नहीं। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि जो आज सेमिनार हुआ, इसमें जो लोग इकट्ठे हुए, अगर ये अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को छोड़कर एक दल बनाते हैं, तब भी इनको बहुत मुश्किल होगी आम वोटर को कन्विंस करना कि जनाब हम आपके नुमाइंदे हैं, हम आपको रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? जैसे मैंने आपको पहले ही कहा, रमन भल्ला, चौधरी लाल सिंह, हर्षदेव सिंह,
इन्हें डोडा का सुरूड़ी भी चाहिए, डोडा का अब्दुल मजीद वानी भी चाहिए, इंदरवाल का सुरूड़ी भी चाहिए, बदरवा से इनको रिप्रेजेंटेशन चाहिए, किश्तवाड़ से इनको रिप्रेजेंटेशन चाहिए, रामबन से चाहिए, रियासी से चाहिए, सांबा से चाहिए, कठुआ से चाहिए, उसके बाद इनको जम्मू से चाहिए रिप्रेजेंटेशन, बड़ी रिप्रेजेंटेशन यहां से चाहिए, राजौरी पुंछ से रिप्रेजेंटेशन, और उसके बाद जब आप एक दल बनाते हैं, एक दल बनाने के बाद या आप एक रीजनल आउटफिट जब बनाते हैं, ताकतवर रीजनल आउटफिट बनाते हैं, तो फिर आपको वो चेहरे भी पसंद करने पड़ते हैं जिनकी शक्ल आपको अच्छी नहीं लगती हो। आपको गुपकार की शक्ल जैसी कोई सीट शेयरिंग अलायंस, ये सारी पॉसिबिलिटी क्या है? देखिए, आने वाले कल में क्या हो, मैं तो साफ तौर पे ये देखता हूं कि अगर कोई एक अलायंस संभव है जम्मू कश्मीर में, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का एक टैक्टिकल अलायंस आने वाले कल में हम देख सकते हैं। लेकिन अगर, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा, कांग्रेस अपनी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ को अगर रियलाइज करती है, कांग्रेस जो गलतियां करती आई है वो गलतियां नहीं करती है, और मैं तो ये भी कहता हूं कि कांग्रेस अब जितनी बड़ी दुश्मन अपनी पार्टी की खुद है, कांग्रेस के नेता जितने बड़े दुश्मन अपनी पार्टी के खुद हैं, उतना कोई और नहीं है। आज भी आप देखिए, पार्टी का ताना बाना बिखरा हुआ है, पार्टी में नेताओं की कोई कमी नहीं है। राहुल गांधी दिल्ली से आते हैं और माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जाना है, ठीक है, प्रदेश अध्यक्ष जो है वो खुद चल पड़ते हैं गुलाम नबी राहुल गांधी के साथ। ये नहीं कि मैं जुगल किशोर को कटरा में फोन करूं, रियासी में उनकी जिम्मेदारी लगाऊं, ड्यूटी लगाऊं कि जुगल जी ये आपकी जिम्मेदारी है। दिक्कत क्या है कि जुगल किशोर कहीं राहुल गांधी के करीब हो गया तो राहुल गांधी उसको कहीं क्या कहते हैं कोई और पोजीशन न दे दें पार्टी के अंदर। तो इसीलिए मैं ये कहता हूं, जब भाजपा और कांग्रेस का आप मुकाबला करते हैं, तो भाजपा में आप कार्यकर्ता हैं, आपका काम, आपकी कार्यकुशलता, आपका काम और आपका अपने पार्टी वर्कर के साथ जो आपका संबंध है, वो डिटरमाइन करता है कि आपको पार्टी के अंदर कौन सी पोजीशन मिलेगी। लेकिन आप कांग्रेस के में आए तो मैंने आपको साफ तौर पर कहा, कटरा अगर रियासी अगर जुगल किशोर चले जाते हैं राहुल गांधी के साथ, तो कहीं कोई सट्टा पट्टा उनके बीच में हो गया, तो चूंकि पारिवारिक पार्टी है तो राहुल गांधी उनको कुछ बना देंगे, तो हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी। जब तक कांग्रेस में ये बीमारी दूर नहीं होगी और कांग्रेस लोगों को उनकी कैपेबिलिटी, उनकी काबिलियत की बुनियाद पर लोगों को पोजीशन नहीं देगी, तब तक कांग्रेस सोच भी नहीं सकती भाजपा को हराने के बारे में, क्योंकि बीजेपी की कोर स्ट्रेंथ है कि वो अपने कार्यकर्ता का ख्याल रखती है। उनकी कोर स्ट्रेंथ ये है कि वो, जैसे मैंने आपको कहा अटल बिहारी वाजपेयी की वो बात, कि ये 365 दिन चलने वाली पार्टी है, ये कुकुरमुत्ते की तरह चुनाव के समय खड़े होने वाली पार्टी बिल्कुल भी नहीं है। तो आज का जो सेमिनार चौधरी लाल सिंह ने कराया है, शुरुआत बहुत अच्छी है, लेकिन इन लीडरों को, अगर विपक्ष को इकट्ठा करना है, तो इन लीडरों को यह समझना होगा कि बड़ी पार्टी कांग्रेस है, उसी पार्टी के साथ चलकर ये अपोजिशन की कोई शक्ल तैयार कर सकते हैं। अगर अपने लेवल पर इनको करना है तो ये बहुत मुश्किल काम है, बड़ी मेहनत का, बड़े संघर्ष का काम है, और मुकाबला आपका जो है ना, कांग्रेस के साथ नहीं है, मुकाबला आपका नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ नहीं है, मुकाबला आपका सीपीआईएम के साथ है, तृणमूल कांग्रेस के साथ नहीं है, मुकाबला आपका भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मगर यह बात भी आपको समझनी होगी कि जिस पार्टी में एक ताकतवर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है, जिस पार्टी में एक ताकतवर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर है, और जिसकी अभी तक जो एक्सेप्टेबिलिटी लोगों के बीच में है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, आज भी वो एक नेता के तौर पर पूरे देश में एक्सेप्टेबल है। लेकिन जब वो वेस्ट बंगाल गए तो ममता बनर्जी से हारना पड़ा, वो राजस्थान गए, उनको राजस्थान में हारना पड़ा, वो मध्य प्रदेश गए, चुनाव में पहले हार गए थे, वो सरकार वहां कांग्रेस की बनी थी, ठीक है। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ गए, वहां पर उनको हारना पड़ा, पंजाब गए, वहां पर उनको हारना पड़ा, हिमाचल में अभी उनकी हार हुई है। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी पार्टी, कोई भी दल ये सोच ये नहीं कह सकता कि हम हारेंगे नहीं। और चुनाव में डायनामिक्स बदलते जो है वो देर नहीं लगती, डायनामिक्स बदलते देर नहीं लगती, बट जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में चूंकि 370 हटा है, 35A हटा है, जम्मू संभाग को लेकर कल जब डिलिमिटेशन की रिपोर्ट आएगी, अगर उसमें इक्विटेबल सीट शेयरिंग हो गई, वो बीजेपी को एक प्लस होगा। और उसके बाद बीजेपी, जैसे मैंने आपको बोला, लगातार लगी हुई है। किस काम में लगी हुई है बीजेपी? लगातार बीजेपी इस काम में लगी हुई है, विपक्ष के नेता हमारी पार्टी में। एक और चीज, इन सभी दलों को ये भी इस चीज का भी नोटिस लेना होगा, संज्ञान लेना होगा। भारतीय जनता पार्टी में विपक्ष का जो भी नेता आता है, शामिल होता है, भारतीय जनता पार्टी उसका भव्य स्वागत करती है, ठीक है। स्वागत ही नहीं करती है, अपने सभी नेताओं से उस नेता का स्वागत कराती है। जबकि उनमें कई नेता ऐसे हैं जो ये बात कहते हुए हिचकिचाते नहीं है कि जनाब ये वही नेता हैं जिन नेताओं ने हमें
गिरफ्तार करवाया था, जिन नेताओं ने हमारे काम नहीं किए, जिन नेताओं ने हमें परेशान किया। मैं ये नहीं कह रहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अभी जो 2 नेता जिन्होंने ज्वाइन किया है, उसके अलावा जिन नेताओं ने ज्वाइन किया, मैं कई नाम ऐसे ले सकता हूं जिन नामों को लेकर मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये बातें करी हुई है कि जनाब ये जब सत्ता में थे तो जो परेशानियां इन लोगों ने हमें डाली हैं मैं बता नहीं सकता आपको, लेकिन अब जब उनकी पार्टी में आए हैं तो प्रेम देखकर उनको आदर मान सम्मान जो पार्टी के अंदर मिलता है, आप हैरान हो जाते हैं। आप कहते हैं यार ये दल इनको पार्टी डिसिप्लिन, ये जो पार्टी डिसिप्लिन है इसको भी कांग्रेस को और अन्य दलों को कॉपी करना होगा बीजेपी से। क्यों? बर्दाश्त नहीं है। एक नया आदमी पार्टी में आता है, लाइन में लगा देते हैं उसको, पीछे बैठ जाओ आप, ठीक है, और उसके बाद पूरी कोशिश करेंगे डिमोरलाइज हो जाए, भाग जाए पार्टी छोड़कर, ठीक है। ये जो आपकी, ये ठीक है, आप पार्टी के नेता के अंदर जो पॉलिटिक्स होती वो हो, लेकिन जब आपको लोगों के समक्ष एक चेहरा प्रेजेंट करना हो, उस समय आपको ये इंश्योर करना है कि लोगों को ये ना पता चले कि अंदर ये पार्टी में घमासान चल रहा है। तो मैं अंत में यही कहूंगा कि कोशिश अच्छी है, लेकिन मैंने आपको कहा कि संगठन की जबरदस्त जरूरत है इन नेताओं को। अगर एक ताकतवर संगठन इनके पीछे हो तब जाके बात बनेगी। आप अगर ये सोचेंगे, मैंने आपको कहा ना कि आपका मुकाबला जो है ना वो बीजेपी के साथ है, तो आपको ये दिमाग में बात बिठानी है कि जो पार्टी रेगिस्तान, राजनीतिक तौर पे मैं बीजेपी के लिए कश्मीर को रेगिस्तान मानता हूं, जो पार्टी रेगिस्तान में जाकर कमल खिलाने का प्रोग्राम बना के बैठी हुई है, तो उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ जब आपने मुकाबला करना है तो आपको एक मजबूत और ताकतवर संगठन की जरूरत है। लेकिन ये सेमिनार एक अच्छी शुरुआत है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो सेमिनार हुआ उस सेमिनार को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि एक कोशिश की जा रही है जम्मू को यूनाइट करने की या फिर ऑपोजिशन को यूनाइट करने की, लेकिन देखना ये होगा कि आने वाले समय में क्या और भी कदम उठाए जाएंगे इसी नैरेटिव को आगे कंटिन्यू करने के, इसी इनिशिएटिव को आगे कंटिन्यू करने के, या होगा यही कि बात इसी सेमिनार से शुरू हुई और इसी सेमिनार पर खत्म हो जाएगी।